नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे सेशन में हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये देख लेते हैं भाई कि जो निर्वाचन आयोग है वो भारत के मतलब कौन से भाग में है, संविधान के, भारतीय संविधान कौन से, मतलब ये जो हमारा संविधान है उसके भाग 15 में है, इसके बारे में बताया गया निर्वाचन आयोग के बारे में। एक ये संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब है कि संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें इसका वर्णन किया गया। ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है। यह एक अखिल भारतीय निकाय है और एक संवैधानिक आयोग है। सदस्यों की बात करें इसमें 1+2 मेंबर होते हैं, यानी कुल मिला के 3 मेंबर। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इस व्यवस्था की बात करें कि भाई ये पहले ये एक सदस्यीय था निर्वाचन आयोग, बाद में 1989 में 1989 में ये बहुसदस्यीय हो गया और इसमें राष्ट्रपति महोदय ने 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। ठीक। पहले 1989 में बहुसदस्यीय हुआ, फिर इसको दोबारा एक सदस्य कर दिया गया 1990 में, और फिर जो वर्तमान जो व्यवस्था है फिर से इसको बहुसदस्यीय किया गया। कब से? 1 अक्टूबर 1993 से ये आयोग बहुसदस्यीय बन गया। यानी वर्तमान जो 3 मेंबर है, ये जो चली आ रहा है क्रम, ये 1 अक्टूबर 1993 चला रहा है। ठीक है। नियुक्ति की बात की राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65, 6 या 65, ये आप याद रखनी है कि 5 या 65 नहीं है, 6 या 65 है। 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र, यानी 6 साल पहले हो जाए तो भी रिटायर्ड हो जाएगा, और मान लो 65 साल का उम्र उसकी हो जाती है तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे अपने हस्तलिखित द्वारा। ठीक है। शपथ का कोई प्रावधान है नहीं इनके लिए, आप याद रखना। वेतन बात की जा रही तो ये उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मान मिलता है। अगर इनको हटाना हो तो भी जो उच्चतम न्यायालय के जो अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको, जैसे उनके ऊपर महाभियोग चला के हटाया जाता है, वैसे ही इनको हटाने का प्रावधान है। मतलब महाभियोग का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया का। पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के जज के समान, अर्थात असमता और कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति से हटा सकता है। ठीक है। और हटाएंगे जैसे हमारी जो संसद है उसके 2 सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है। इन दोनों के विशेष बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होगा और उसके आधार पर ही राष्ट्रपति ने हटा सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ, ये बात अलग है कि ये राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए इनको हटाने के लिए? भाई लोकसभा जो हमारी संसद है, लोकसभा राज्यसभा है, उन दोनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी निर्वाचन आयोग के सदस्य जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है या अन्य जो निर्वाचन आयुक्त उनको हटाना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी लोकसभा के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है। कार्यकाल तो आपको पता ही है भाई कि कार्यकाल निश्चित होता है, यानी 6 वर्ष या 65, और अगर उससे पहले हटाना तो एक विशेष बहुमत पारित होना चाहिए दोनों सदनों द्वारा। ठीक है। जब इनको नियुक्त किया जाएगा तो इनकी जो सेवा में शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशन है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा लाभकारी। ठीक है। और इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो आप याद रखना, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति साहब करेंगे इनके लिए। और जो हमने बताया पहले पढ़े, हमने CAG बार पढ़ा, उनकी जो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगी? तो उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करेगी। ठीक है। जबकि जो निर्वाचन आयोग है उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा। अब वही चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये आपको याद रखना ज़रूरी है ताकि हमारे एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि हमारे RS प्री और RS प्री प्लस SI दोनों ही सिलेबसों में ये सब दिया गया है, इनका उल्लेख किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछ जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि भाई इसमें जो इनकी योग्यता है, क्या योग्यता होंगी? शैक्षणिक। ठीक है। और भाई
शैक्षणिक है, वैदिक है, जो भी योग्यताएं हैं, ऐसी उम्र उम्र वगैरह जो संबंधित पर उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अभी कितनी उम्र का व्यक्ति, मतलब कितने उम्र के व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है, या शिक्षा भाई क्या कंपल्सरी, क्या शिक्षा ज़रूरी है उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी कमी है कि भाई ये रिटायर्ड हो जाते हैं, इनके ऊपर जो अन्य जो नियुक्तियाँ होती है, राजनीतिक नियुक्तियाँ हो या अन्य कोई डिपार्टमेंट वगैरह हो, ठीक है, इनकी नियुक्ति पे कोई रोक नहीं है, तो सबसे बड़ी कमी है। ठीक, बल्कि सीएजी में क्या होता है, उनके ऊपर नियुक्ति पर रोक है, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है, हमें ये याद रखने वाली बात है। कार्य क्या क्या है, इसके कार्य हम देख लेते हैं। तो सबसे मुख्य कार्य तो वही है, जो हमारे राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, हैं, ये हमारी जो संसद है, संसद में आपको पता ही है राष्ट्रपति है, होते हैं शामिल, और 3 अंग होते हैं संसद के, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा है, राज्यसभा। ठीक है, इन तीनों के जो चुनाव होते हैं उनका चुनाव करवाना, उनकी जो डेट वगैरह होती है चुनाव की उसका घोषणा करना। ठीक है, और उसके साथ जो हमारा राज्य विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद प्लस विधानसभा, इन दोनों को शामिल किया जाता है विधानमंडल में। तो इन दोनों के जो चुनाव उनकी भी जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो हमारा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके ऊपर। संसद के परिसीमन अधिनियम के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका निर्धारण करता। अभी जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है उनका निर्धारण कब तक नहीं किया जाएगा, तो 2026 तक जो निर्वाचन जो क्षेत्र है लोकसभा और राज्यसभा के लिए वो स्थान नियत है, मतलब 2026 के बाद में परिसीमन आयोग बैठाएगा और वो इन लोकसभा और राज्यसभा क्षेत्रों का निर्वाचन करेगा, यानी क्षेत्र बढ़ा सकता है। परिसीमन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 82 में इसके बारे में बताया गया है भाई, हमारे परिसीमन आयोग की स्थापना के बारे में। ठीक है, और जब जरूरत मतलब समय से पहले मतदाता सूची को तैयार करता है, निर्वाचक जो नामावली होती है उसकी तैयार करता है, चुनाव की जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं उन्हें घोषित करता है, आचार संहिता वगैरह होते हैं उनकी घोषणा भी यही करते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, उन्हें मान्यता देते हैं। ठीक है, और उनके लिए चुनाव चिन्ह को आवंटित करते हैं, प्लस जो टीवी समाचार पत्रों में जो कार्यक्रम होते हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों उनको निर्धारित करते हैं लोग। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट खबर भाई, चुनाव संबंधी कोई अयोग्यता है उसमें राष्ट्रपति को और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको सलाह देना। हटाएंगे राष्ट्रपति साहब ही, किसी भी मान लो कोई जो एमएलए वगैरह है या लोकसभा है या वह राज्यसभा, मान लो आप, पहले तो हम सेंटर की बात कर लेते हैं, राज्यसभा, इनका कोई मेंबर है, इनकी अयोग्यता कोई पर्सन है, तो भाई अयोग्यता संबंधी निर्णय है वो कौन देगा, अयोग्य घोषित कौन करेगा, तो अयोग्य घोषित करेंगे राष्ट्रपति साहब ही, लेकिन सलाह कौन देगा, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग हमारा, वो उसको इनको सलाह देगा। और राज्य के मामले में बात की जाए तो राज्य में राज्यपाल हटाएंगे, लेकिन सलाह कौन देगा, तो ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही या राज्य का जो हुआ। ठीक है, अनुच्छेद 103 के अंतर्गत तो अगर लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए तो अनुच्छेद 103 के अंतर्गत तो सलाह दी जाएगी। ठीक है, और बात की जाए राज्य विधानसभा की तो 192 के अंतर्गत राज्यपाल को सलाह दी जाएगी। और जब ये चुनाव कराएंगे, जब भी इन्हें अगर सेंटर में करा रहे हैं तो अगर इन्हें अधिक जो कर्मचारी चाहिए उनके लिए राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे सेंटर में कराएंगे तो, और अगर राज्य में करा रहे हैं तो राज्यपाल से आग्रह करेंगे भाई हम यहाँ आपके चुनाव करवा रहे हैं और हमें इतने कर्मचारी जरूरत है, तो आप हमें ये कर्मचारी उपलब्ध करवाएं। एक इनकी संरचना के बारे में देख लेते हैं, मैंने कहा कैसे कैसे इस तरह पदीय जो क्रम होता है पदीय उसको देख लेते हैं भाई। केंद्र स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, फिर 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, शक्तियाँ दोनों के पास सम्मान है, याद रखना है, तीनों मेंबरों के पास शक्तियाँ सम्मान है बिल्कुल। ठीक, फिर राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है, फिर जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला जो निर्वाचन अधिकारी तो सामान्य तौर पर डीएम या डीसी होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और फिर बात की जाए हमारे उपखंड या तहसील स्तर पर, तो तहसील उप स्तर होता है एसडीएम अधिकारी या एसडीओ। मतदान केंद्र पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है, इस पीठासीन अधिकारी नियुक्ति जो हमारे राज्य का निर्वाचन आयोग होते हैं या जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो मेंबर वगैरह होते हैं उनके सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है।
अनुच्छेद 324 में क्या था भाई, एक निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 325 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति उसे जाति, उसके मूल वंश या धर्म के आधार या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब उसको वोटिंग दे सकता है वो, ठीक है। मतदाता सूची उसमें ना अपना नाम जुड़वा सकता है, ठीक। ठीक। अनुच्छेद 326 से कहता है वैश्य मताधिकार, ये किंतु अनिवासी भारतीय और मानसिक रूप से पागल, अस्वस्थ या जेल में जो कैद व्यक्ति होते हैं उनको मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष से व्यक्ति कोई बड़ा है और उसका जिस क्षेत्र में वो रह रहा है वहाँ की जो लोकसभा प्लस जो विधानसभा होगी वहाँ की उनमें वोटिंग कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि भाई वहाँ की स्थानीय जो निर्वाचन नामावली होती है या वोटर का मतलब वोटर लिस्ट होती है उसमें नाम होना इसका ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये वैसे मताधिकार पर बताया गया है। और इसमें बताया गया कोई व्यक्ति होता है जैसे कोई पागल हो गया या कोई जेल में रह रहा है, ठीक है, कोई ऐसा होता है या तो उस व्यक्ति को क्या कि उसके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, इसमें बताया गया है 326 में। आर्टिकल 327 ये कहता है कि निर्वाचन के संबंध में उपमन जो करने की शक्ति है वो संसद की शक्ति है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो निर्वाचन के संबंध में कोई किसी प्रकार उपबंध या कोई नियम वगैरह बना सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 328 इसमें जो राज्य विधानमंडल है निर्वाचन संबंधी उसके बारे में बताया गया कि वह राज्य विधानमंडल की जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया 328 में, ठीक है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन से संबंधित कोई मामला है उसमें कोई न्यायालय हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा तो ये इसके बारे में बताया गया। तो न्यायालय बता दूं मैं आपको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो निर्वाचन संबंधी किसी मामले में अपील को सुन सकते हैं और उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। अभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के बारे में बात की जाए, भाई इनका जो पंजीकरण होता है इनको मान्यता कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, इस अधिनियम को याद रखना आप, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसकी धारा जो 29 का है उसके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग है वो जो दल होते हैं नए दल होते हैं उनका पंजीकरण करता है, ठीक है। लेकिन कोई दल है या कोई पार्टी है अगर उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं उनके बारे में बताया गया है। वह भाई जो चुनाव होते हैं उनमें या तो कुल 6% वोट हासिल करे और वो कितने राज्यों से प्राप्त करे, वो 4 राज्यों से प्राप्त करे, मतलब 4 राज्यों से 6% वोट मत हासिल करे, कहने का मतलब ये, ठीक है। साथ ही 4 सीटें प्राप्त करे, मतलब 4 राज्यों से 6% सीटों के साथ तो करेगा कितने राज्य, 4 राज्य, सीटें कितनी, 4 सीटें और कितने परसेंट वोट चाहिए हमको, उनको 6% वोट चाहिए, ठीक है। या फिर लोकसभा जो चुनाव होंगे, ठीक है, ये दोनों के लिए लागू है, लोकसभा प्लस विधानसभा चुनाव के दोनों में लागू है चीज़ें। ऊपर वाली जो बात है 1 नंबर 2 नंबर बात करें तो भाई लोकसभा में कुल सदस्य संख्या होती है उनकी 2% सीटें 3 राज्य से प्राप्त करें, कितने प्रतिशत सीटें, 2% का मतलब है अभी वर्तमान में जो हमारी कितनी सीटें हैं तो हम 552 मान के चलते हैं, टोटल तो कुल तो इतनी है, तो इनका 2% कितनी होगी, तो 2 2 नहीं है 4, 2 5 10 11, मतलब कुल मिला के बोलेंगे 11 या 12 सीटें उनको लोकसभा से प्राप्त करनी होगी। कितने राज्यों से, 3 राज्यों से। अगर 3 राज्यों से कोई दल कोई पार्टी 11 या 12 सीटें या 2% सीटें प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है उसके रूप में मान्यता दी जा सकती है, ठीक है। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्य है, कोई सरकार पार्टी है वो अगर 4 राज्यों में से राज्य का जो दल है उसके रूप में पंजीकृत है या मान्यता प्राप्त है उसको राज्य दल के रूप में, ठीक है, तो भी उसे राष्ट्रीय स्तर का जो दल है उसकी मान्यता दी जा सकती है या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। अब ये तो था राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अगर राज्य स्तर पर किसी कोई पार्टी है उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना तो उसके लिए क्या शर्तें हैं। वही विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें जो जितनी वोट पड़ेंगे उनका 6% और साथ ही 2 सीटें जितना हो सके, यानी राजस्थान में कितनी सीटें हैं, राजस्थान में वर्तमान 200 सीटें हैं, तो 200 की 2 सीटें क्या होगी, 4 सीटें उसको जितना हो सके और उसका 6% वोट भी चाहिए उसको, ठीक है।
या फिर राज्य मान लो लोकसभा की 25 सीटें हैं, उनमें एक सीट जीते, एक सीट जीते और साथ ही 6% विधानसभा कितनी सीटें, 4, ठीक है, यानी 2% या 4 सीटें मान लो आप, एक ही बात है राज्य की। और लोकसभा में कितनी सीट, एक सीट, ठीक है, और 6% वोट तो सेम ही है दोनों में। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 3% सीटें या अथवा 3 सीटें, जो भी अधिक हो चलेगा, ठीक है। अब निरास्थान की बात की 3%, 6 सीटें होगी या 3 सीटें, जो भी हो चलेगा। प्रत्येक लोकसभा की 25 सीटों पर एक सीट उस दल को प्राप्त होनी चाहिए। अब इसमें ये नहीं बताएगी कि राज्य स्तर प्राप्त होनी चाहिए या टोटल जो 552 सीटें हैं, या 552 अधिकतम है, वर्तमान 545 सीटें हैं, उनमें जो प्रत्येक 25 सीट होती है उन पर एक सीट प्राप्त होनी चाहिए। कुल मिला के होगी यहाँ 25 दूनी 50, 20-22 सीटों के लमसम आप मान के चलो, ठीक है। या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनमें कुल वैध मतों का 8% उसे प्राप्त होना चाहिए, अगर मुझे राज्य स्तरीय दल का प्राप्त करना है तो, ठीक है। एक बार इनको अनुवाद में देख लेंगे फिर से। मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारे निर्वाचन आयुक्त थे प्रथम, तो कौन थे, प्रथम थे हमारे सुकुमार सेन, ठीक है। वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में है राजीव कुमार। मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ, वर्तमान राजीव कुमार। और प्रथम की बात की जाए, प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन। एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं कि भाई क्या क्या जो राष्ट्रीय स्तर की दल की पार्टी बनना तो क्या क्या चाहिए। तो हमें याद रखने वाली बात है भाई 6% वोट चाहिए उनको, 4 राज्यों से चाहिए, और साथ ही 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। कितने परसेंट वोट चाहिए, 6% और 4 राज्यों से, साथ ही साथ 4 सीटें भी जीतनी चाहिए, ठीक है ना। 2% वोट 3 राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और अगर उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा बन सकती है। ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर के लिए। और अगर राज्य स्तरीय दल का प्राप्त करना तो क्या चाहिए, एक बार रुको भाई। विधानसभा जो आम चुनाव होते हैं उनमें 6% वोट है ना, तथा 2 सीटें, दोनों कंपलसरी है, दोनों चीज़ में 6% वोट भी चाहिए उसको और 2 सीटें भी चाहिए, यानी राजस्थान की 4 सीटें और 6% वोट। दूसरा है क्या भाई, या तो 6% सीटें तो चाहिए, वे 6% मत तो चाहिए उसको, साथ ही एक लोकसभा की सीट जीते हो, ठीक है। या प्रत्येक जो लोकसभा की 25 सीटों पर एक सीट उस दल को प्राप्त हो, ठीक है। या फिर 3% सीट या 3 सीटें जो भी हो, ये याद रखने वाली बात है। भाग की बात करें तो निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में बताया गया, अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। इस तरह 25 जनवरी 1950 को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति साहब। त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति साहब को दिया जाएगा, ठीक है। और 1 अक्टूबर 1993 से ये आयोग भविष्य से बनाया गया, मतलब 1+2 3 मेंबर होते हैं इसमें कुल, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। और ये व्यवस्था कब से शुरू हुआ, तो ये 1 अक्टूबर 1993 से, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, और उनकी योग्यता कोई उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में, ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद में जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो ये अन्य नियुक्तियाँ इनको मिल सकती हैं, यानी कोई पाबंदी नहीं है उस पर, ठीक है। चुनावों की बात करें भाई, मेन काम ये है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, और राज्य के विधानमंडल होते हैं उनके चुनाव, बल्कि नगर निगम वगैरह इनके जो चुनाव की जिम्मेदारी किसके, नगर निगम, स्थानीय निकाय के चुनाव ये होती है हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी, आप याद रखना। इसी के साथ जो हमारा ये आज का जो टॉपिक था मुख्य निर्वाचन आयोग, ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जो पास में एक बेल का बटन दिखाई दे रहा होगा साइड में आपको, राइट साइड में, उसे ज़रूर दबाएं
ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।